अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 करेंगे आज अपने फटाफट से। एक छोटा सा टॉपिक है और कहीं ना कहीं यदि अमलगमेशन ऑफ कंपनीज आपका किया हुआ है प्रैक्टिकल तो वहाँ पर ये हमने किया है। और यदि आपका किया हुआ है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आता है और आप फटाफट से अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिवाइज कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो गाइडेंस दिया हुआ वो हम लोग फटाफट से कर पाएंगे। और यदि आपका नहीं किया हुआ है तो आप अमलगमेशन ऑफ कंपनीज ये AS 14 पढ़ेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज आप करोगे तो आपको वहाँ पर हेल्प होगा, बिकॉज इट इज़ गाइडिंग यू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो अमलगमेशन के लिए आपको यहाँ पर AS 14 लिखा गया है। हम लोग बात करेंगे कि मैं इसके लिए नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपके जो ये नोट है इसी के अंदर मार्क करा दूंगा जो नोट्स बनाया हुआ है। तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज AS 14 के अंदर में हम लोग बात करें तो क्या है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बेसिकली इट इज गाइडिंग यू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी नहीं, रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि अपने यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं दैट इज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब अपने करते हैं, जब एक्विजिशन करते हैं या अमलगमेशन होता है तो एट दैट टाइम आपका गुडविल अराइज होता है और या वहाँ पर या तो कैपिटल रिजर्व अराइज होता है। सो व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल अराइज इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, तो उसके लिए भी आपका AS 14 का गाइडेंस है। तो ये बेसिकली आपका इट प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अमलगमेशन एंड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड एज वेल एज ट्रांसफरी मतलब नया कंपनी। ट्रांसफर कंपनी वो होता है जो लिक्विडेटिंग कंपनी होता है, जो बंद हो रहा होता है, उसके लिए ये AS 14 नहीं है, सिर्फ ट्रांसफरी के लिए है जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और उससे रिलेटेड जो गुडविल होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। अब अमलगमेशन जो है वो आप जानते हैं कि दो तरह से अमलगमेशन होता है। एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को ही पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं, जो मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाया हूँ, आप देख सकते हैं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज अकाउंटेड फॉर एज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड उसको बोलते हैं। तो चाहे आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बोलिए या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलिए, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। अपने गाइडेंस आगे करेंगे कि क्या है और उसके बाद मतलब अभी तो केवल बता रहे हैं कि ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और पुलिंग ऑफ फॉलो करता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के लिए आप जैसे है वैसे ही कोई आपको एक्सेप्ट करे, यदि आपको कोई बदल कर एक्सेप्ट करता है तो वो आपको संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें सौदेबाजी हो गई, तब वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं। और हमें इस AS 14 में गाइडेंस मिलता है रिगार्डिंग कि आपको डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं। आप देख सकते हैं ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का बात करता है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोजर है। तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग इन ट्रांसफरी कंपनी, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, और तीसरा बात हो गया डिस्क्लोजर कि आप डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट ईयर, जिस ईयर में आपका अमलगमेशन हुआ तो फर्स्ट टाइम आप डिस्क्लोजर क्या क्या दोगे, ये आपका AS 14 का रिक्वायरमेंट्स है। तो आप समझ गए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर 1 ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, नंबर 2 एंड नंबर 3 इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये है बेसिक स्कोप या आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप ये तीन चीज़ों को कवर कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अभी हम लोग अमलगमेशन, टर्म अमलगमेशन मतलब होता है कि दो कंपनी अमलगमेट होता है, मतलब मर्ज हो जाती है। वो ट्रांसफरर कंपनी यानी कि आपका सेल करने वाली कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू कंपनी। मैं यहाँ पर ये नोट्स में कोई खास बात नहीं है, बताने में पढ़ के ही समझ में आएगा इसलिए मैंने नहीं किया। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन में दो तरह का अमलगमेशन होता है जो आप देख पा रहे हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन में दो मेथड है, एक है आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा होता है परचेज मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगता है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है इन केस ऑफ मर्जर, और परचेज मेथड अपने कब लगाते हैं जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, तो वो परचेज मेथड आप लगाते हो कि जब आप अमलगमेशन अदर देन पुलिंग मेथड हो, अदर देन पुलिंग मेथड। सो अदर देन पुलिंग मेथड होगा तो आप
परचेज मेथड लगाओगे, सौदेबाजी करके खरीदते हैं, यानी आप कंडीशनल बाई करते हो। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में होता है कि आप जैसे है अगला सामने वाले को एज इट इज़ परचेस कर लेते हो। अब यदि अपने को याद हो नहीं है याद तो आप रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होने के लिए 5 कंडीशंस था, 5 कंडीशंस, यानी कि मर्जर होने के लिए, मर्जर यदि हम लोग तभी बोलेंगे, यानी कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तभी लगाएंगे जब वो मर्जर हो, और in order to have amalgamation in the nature of merger the 5 conditions should be satisfied. What are those 5 conditions? तो बोलते हैं कि उसके सारे एसेट्स, पहला नंबर पॉइंट देख लीजिए, उसके सारे एसेट जो हैं वो आपके क्या होना चाहिए, all the assets of the transferor and the transferee becomes the assets of the, all the assets and liabilities of the transferor becomes the assets and liabilities of the transferee company. This was the first condition जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि हम नंबर 2 पॉइंट पर देखें तो नंबर 2 पॉइंट में दे रहा है कि एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स मीन्स अदर देन जो कि ट्रांसफरी ऑलरेडी शेयर्स हेल्ड कर रहा है उसको छोड़कर, ऑलरेडी शेयर्स हेल्ड इन, अदर देन दैट मीन्स जो अदर देन दैट जो भी शेयर होल्डर्स बच गए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 90% बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि यहाँ पर आप सेकेंड नंबर पॉइंट में देख सकते हैं नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू और बिकम्स द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। आपको नीचे में ये लाइन दिखाई दे रहा है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाए। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट था कि जो हम लोग कंसिडरेशन चुकाएंगे, दैट कंसिडरेशन आप थर्ड नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो चुकाना है, डिस्चार्ज करना है ओनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, केवल इक्विटी शेयर्स में ही चुकाएंगे। और यदि फ्रैक्शनल शेयर्स आता है सो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स द कैश में बी पेड। सो ये लास्ट लाइन मैंने डिस्चार्ज करने का बात कर दिया है, एक्सेप्ट दैट कैश येलो लाइन से मैंने मार्क कर दिया है कि आपको फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, कैश देना है। ठीक है। नंबर 4 था आपका कि जो उसका बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का, दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी का। इंटेंडेड का मतलब नियत होनी चाहिए चलाने की, सच्चा दिल से वो चलाना चाह रहा हो। ऐसा नहीं हो कि वो लिया और बाद में बिजनेस को ही वो बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो वो क्लियरली दिख जाएगा कि ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं लगेगा, परचेज मेथड लगेगा। एंड नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो बोलते हैं कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड किया है सामने वाले का, बोलते हैं उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में कोई भी अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं करेंगे। नो रिवैल्यूएशन शुड बी अप्लाइड। जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लेगा। दैट वाज द 5th कंडीशन। तो 5 कंडीशंस आपको ये याद रहेंगे। एग्जाम में यदि आ गया कि when to apply the pooling of interest method, so आप लिखना कि when there is an amalgamation in the nature of merger, then pooling of interest method is applied. accounting treatment है pooling of interest method, that will be applied, and pooling amalgamation is in the nature of merger कब बोला जाएगा, when all the 5 conditions satisfied। 5 conditions आपका क्या था कि उसका सारा assets और liabilities ट्रांसफरी का हो जाए, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स में जो आपका पेड अप वैल्यू है वो फेस वैल्यू है वो आपका क्या बन जाए, वो शेयर होल्डर बन जाए ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। जो कंसिडरेशन चुकाना हो दैट मस्ट बी पेड इन द इक्विटी। एंड द 4th वन आप देख सकते हैं कि बिजनेस जो है वो दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। एंड 5th पॉइंट दिया हुआ है कि आपका उसके अंदर में नो एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यदि एग्जाम में आया तो यू हैव टू राइट ऑल दीज 5 पॉइंट्स, लाइन से आप ये 5 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। क्लियर है? ये 5 पॉइंट्स को आपको वहाँ पे सीक्वेंस में मेंशन कर देना है। आप समझ गए? यदि एक भी कंडीशन इसमें से फेल हो गया देन दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है। तो सिंपल है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होगा कि सारा एसेट्स एंड अंडर दिस मेथड एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर एंड द रिजर्व, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए अंडरलाइन कराया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसेट्स तो जाता ही है, लायबिलिटीज भी जाता है, एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में होता है कि उसका एसेट्स भी चला जाएगा, लायबिलिटीज भी चला जाएगा, और एसेट्स जाएगा, लायबिलिटीज जाएगा एट बुक वैल्यू,
जबकि इन द नेचर ऑफ परचेज जब होता है तो बुक वैल्यू पर नहीं जाता है, रिवैल्यूड फिगर पर जाता है और साथ ही साथ रिजर्व भी जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के बीच में, ठीक है। और बोलते हैं कि यदि कोई वैल्यू हमें चेंज करना पड़ा, कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, देख लीजिए मैंने हाईलाइट किया कि यदि कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, यदि आपका कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज हो रहा है तो बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज होने से इन दैट केस इन ऑर्डर टू हैव द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, इन ऑर्डर टू डू द अलाइनमेंट, अपने क्या कर सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जा सकता है एंड दैट विल बी एडजस्टेड इन द रिजर्व। तो बोलते हैं ये आप अलाइनमेंट करने के लिए कर सकते हो और आपको उसका ट्रीटमेंट एज पर AS5 करना होगा। AS5 हम लोग किए थे, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको समझिए कि नेट प्रॉफिट और लॉस मतलब उसको सेपरेट लाइन में दिखाना पड़ेगा, तो AS5 का रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना पड़ेगा। आप यदि ऐसा कोई इफेक्ट डालते हैं तो इस तरीके से शो करना है कि दैट द इफेक्ट कैन बी सीन, उसका प्रभाव दिख जाए कि बुक्स में कहाँ पर आपने क्या किया है। ये था पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। वही चीज़ आपका जब रिजर्व मेथड, परचेज मेथड में होगा तो क्या होगा, ये जो एंड करके हम लोगों ने लिया है वो चीज़ नहीं जाएगा आपका। आप समझ गए, यहाँ पर जो ये एंड करके हम लोगों ने लिया है ये चीज़ मतलब कि अल्टीमेटली रिजर्व नहीं जाएगा, एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व उन्हें बनाना पड़ता है। तो अपने ये बात कर लिए परचेज मेथड। कंसिडरेशन की बात करें तो आपको ध्यान होगा, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस द अमाउंट पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी दैट इज ट्रांसफरी कंपनी इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए सबसे आप जानते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में PC बोलते हैं, और PC निकालने का आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेस्ट वे कौन सा होता है, मतलब कौन सा तरीका हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज द पेमेंट मेथड शुड बी फॉलोड। तो आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड लेना है, और पेमेंट मेथड में किसको लेना है, तो बोलते हैं पेमेंट किसको लेना है, बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो आप सेटिस्फाई करेंगे, जो देंगे वही आपका इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो आपका पे करेंगे, दैट इज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। दूसरा मेथड है, आप चाहें तो नेटो मेथड, जब पहला मेथड फॉलो नहीं होगा देन ओनली हमारा प्रेफरेंस बचता है। सेकेंड प्रेफरेंस है दैट इज नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। ये हम काम चलाने वाला काम करते हैं, ऐसा ये जनरली ये होना नहीं चाहिए। एंड नंबर 3 है, तीसरा मेथड है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो IV मेथड में आप क्या करते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हो, एक्सचेंज रेशियो निकालते हो और उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हो। तो आपको कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे यही ध्यान रखना है, यहाँ पे तो AS14 में इतना ही लिखा हुआ है कि आप क्या करते हो, पेमेंट का मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पे करेंगे दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड उनको जो आप पे करेंगे दैट इज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन वाला पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर्ड कंपनी ऑन अमलगमेशन। तो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन अमलगमेशन। अब मतलब कि सीधी सी बात कर रहा है कि यदि अमलगमेशन के समय में रिजर्व जाता है तो अमलगमेशन 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किए, इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा हमने बताया अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यदि हम देखिए जो ग्रीन लाइन से मैंने हेडलाइन को हाईलाइट किया है, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यदि मर्जर होता है तो उस केस में आप समझ लो कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्या है। तो बोलते हैं जो भी रिजर्व है चाहे वो स्टैट्यूटरी हो चाहे वो फ्री हो, यानी विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो अल्टीमेटली वो रिजर्व भी ट्रांसफरी कंपनी के पास चला जाता है, एंड ट्रांसफरी कंपनी उस रिजर्व के साथ क्या कर सकता है, तो बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी उस रिजर्व के साथ यदि कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस आया एंड बिकॉज ऑफ विच सम एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो वो एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, तो बोलते हैं दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विद दैट रिजर्व जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए। तो यानी कि यदि ब्रॉड फॉरवर्ड करके कोई रिजर्व आप लेकर आ रहे हो, पिछले मतलब कि 2 अमलगमेटिंग कंपनी का जो रिजर्व है वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, तो बोलते हैं यदि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया गया एंड एज अ रिजल्ट कोई लॉस आ रहा है, तो उस लॉस को आप इसी रिजर्व से एडजस्ट करोगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, यदि मान लेते हैं कि आपका जो रिकॉर्डेड कैपिटल होता है,
यानी कि पुराने कंपनी में जो कैपिटल था, से फॉर एग्जांपल पुराने कंपनी में कैपिटल था 5000 लैक्स और अभी नया कंपनी उसके बदले में कैपिटल दे रहा है से 6000 लैक्स, तो 5000 लैक्स के बदले में 6000 लैक्स कैपिटल वर इशूड, तो जो आपका 1000 लैक्स जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट 1000 लैक्स शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व, दैट 1000 लैक्स शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व। सो ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व आपको अल्टीमेटली नेगेटिव भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव रिजर्व दिखा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व के साथ में यू कैन नॉट एडजस्ट द जनरल रिजर्व, आप जनरल रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व को मिंगल्ड नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम स्टैट्यूटरी रिजर्व से एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि जनरल रिजर्व में उतना बैलेंस नहीं है, नॉट अलाउड। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि किस आपका कन्फ्लिक्टिंग होगा तब, यानी कि अलाइनमेंट करने के लिए दो अकाउंटिंग पॉलिसीज को, और दूसरा मैंने बताया कि डिफरेंसेस आएगा बिटवीन द रिकॉर्डेड कैपिटल एंड द रिकॉर्डेड कैपिटल इन द न्यू फर्म, यानी कि कैपिटल इशूड एंड द कैपिटल रिकॉर्डेड इन द ओल्ड फर्म। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो मैंने बताया 5000 लाख और 6000 लाख के बीच का डिफरेंस, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व। ये कब होता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। अमलगमेशन इन द परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में ये अलाउड ही नहीं है, तो ये कब होगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में होने वाला है। और एडजस्टमेंट टू रिजर्व, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट टू रिजर्व, दैट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज में तो आप जानते ही हैं कि ट्रांसफरर का रिजर्व ट्रांसफरी में नहीं जाएगा। हाउएवर आपको कुछ पता ही होगा कि इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, तो इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट, इन ऑर्डर टू टेक द टैक्सेशन बेनिफिट्स और यू कैन से टैक्स सेविंग बेनिफिट्स, तो बोलते हैं कि दैट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड बी kept or should be maintained for the specified period of time, like statutory reserve में आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ जाता है। इसके अलावा और आपका और भी है, आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिख रहा है यहाँ पर, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व है, टी डेवलपमेंट फंड है, फॉरेन प्रॉफिट रिजर्व है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है। तो सो मेनी रिजर्व्स आर देयर। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर रिजर्व दिख रहा है, तो ये आप ये सारे जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो बोलते हैं कि यदि स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो वो तो ट्रांसफरी कंपनी को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स बर्डन जो बेनिफिट दिया गया था वो बेनिफिट ले लिया जाएगा और पुराना कंपनी तो खत्म हो चुका है, तो वो टैक्स बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? न्यू कंपनी के ऊपर, बिकॉज द न्यू कंपनी स्टेप इनटू द शूज ऑफ the old company. So that's why new company यानी कि ट्रांसफरी कंपनी have to take the burden of that. So इसलिए ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर ये सारा बर्डन गिरेगा। So ये हो गया आपका कैसे अपने करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व का बात हमने ये आपको समझा दिया। यहाँ पर भी वही चीज़ है और इसे आपको बोला गया है कि बैलेंस शीट में जब आप इसे शो करेंगे तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को शो करेंगे सेपरेट लाइन में, और जो आप इसके अगेंस्ट में एक अकाउंट क्रिएट करते हो दैट इज कॉल्ड, कोई भी एक सुटेबल मेमोरेंडम अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है, बिकॉज न्यू कंपनी अपने बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रिएट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो बदले में कुछ तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो वो डेबिट करता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करता है। तो ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है वो, अब आप बोलेंगे कि रिजर्व क्यों क्रिएट कर दिया जाता है? ये इसलिए कर दिया जाता है ताकि बिजनेस से कैश आउटफ्लो रुक जाए, बिजनेस से कैश आउटफ्लो रुक जाए, इसलिए रिजर्व बनाकर ब्लॉक करना पड़ता है। यदि आप मान लेते हैं आप उसे फ्री रिजर्व दिखा देंगे तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स को तो लालच आएगा और शेयर होल्डर्स बोलेगा भैया मेरे को प्रॉफिट दो, तो वो शेयर होल्डर्स आपसे प्रॉफिट मांगेगा, और यदि शेयर होल्डर्स प्रॉफिट उसमें मांगता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी का आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो टैक्स बेनिफिट जो कंपनी को मिला है वो अब नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई अल्टीमेटली टैक्स बर्डन आ जाएगा, बिकॉज पुराना कंपनी उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी इंजॉय कर चुका है, तो दैट्स वाई ये बर्डन आ जाएगा। दैट इज द मेन रीजन कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पर डेबिट करती है आपका अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, एक मेमोरेंडम अकाउंट क्रिएट कर देती है और क्रेडिट करती है
आपका जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आप अदर बैलेंस शीट में सेपरेट लाइन ऑफ किसी पर्टिकुलर के अंदर में नहीं दिखाकर कोई भी हेड के अंदर में अपने जैसे अदर नॉन करंट एसेट्स जो दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज जो दिखाते हैं, सो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आप सेपरेट लाइन इसे शो करेंगे। ये बात यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ विच इज प्रेजेंटेड, यहाँ पर आप देखिए विच इज प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट लाइन आइटम, ठीक है ना, एज अ सेपरेट लाइन आइटम व्हेन आइडेंटिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बोथ द रिजर्व एंड अफोरसेड अकाउंट आर रिवर्स। यानी कि जैसे इन फ्यूचर में जाकर मुझे अब इस रिजर्व की इसकी ज़रूरत नहीं है तो आई नीड टू कैंसिल दैट, मेरे को कैंसिल कर देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप रिजर्व को क्या करते हो, बाद में रिवर्स करते हो आफ्टर जो स्पेसिफाइड पीरियड था। मान लो 10 साल के लिए ये रिजर्व मेंटेन करना है, पुरानी कंपनी ने 6 साल रखा और उसके बाद वो बंद हो गई, नई कंपनी उसकी जगह पर आ गई और नई कंपनी को 4 साल और रखने पड़ेंगे। आफ्टर 4 इयर्स ये रिजर्व आपको अब कैंसिल कर देना है, तो आप 4 इयर्स के बाद जब कैंसिल करेंगे तो उस केस में एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। तो यदि हम लोग अब गुडविल की बात करें तो अब हम लोग गुडविल की बात करें तो गुडविल क्या होता है, तो बोलते हैं आप गुडविल का मतलब होता है यू हैड पेड एक्स्ट्रा इन द एंटिसिपेशन दैट इट विल जनरेट कैश। अदरवाइज कोई भी आदमी बेवकूफ़ी की तरह तो पैसा ज़्यादा देने वाला नहीं है, तो कोई आदमी बोलता है कि वही गुडविल इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स। भैया सीधा बात है, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग मोर कैश इनफ्लो, मोर रिटर्न ऑन एसेट्स, सो दैट्स वाई वो एक एसेट्स है जो लैंड बिल्डिंग प्लांट दिख रहा होता है, बट गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जो दिखता नहीं है। बट यदि अपने ये दिख रहा है कि यार इसके बिजनेस में जिस हिसाब का ग्रोथ आने वाला है उससे मेरे को जितना नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% मिलता है, बट ये हमको 40% या 45% रिटर्न देने वाला है, तो एक्स्ट्रा 25% देने वाला, दैट एक्स्ट्रा 25% को ही हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यूएशन करते हैं, और जो एक्स्ट्रा मुझे आने वाला है उसका वैल्यूएशन करके उसी को अपने गुडविल बोलते हैं। एंड उसे यदि आपने उसको पेमेंट करके एक्वायर्ड किया है, सो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज द परचेज गुडविल, और परचेज गुडविल आप बुक्स में दिखाते हो। बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपको इसके लिए गाइडेंस देता है। हालांकि आप जानते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, 26 इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो अमलगमेशन ऑन गुडविल एक्सेप्शन में आ जाएगा। वो बोलेगा नहीं बाबा मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज इसको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोल चुका है, तो मैं इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जब कवर्ड है तो मैं इसे कवर्ड नहीं करूंगा, मैं नहीं छूंगा। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि गुडविल दूसरा वाला है, बट ये अमलगमेशन ऑफ कंपनीज वाला गुडविल को उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, बोला हमारा कवरेज में नहीं आता है बिकॉज दिस वाज कवर्ड सेपरेटली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अब AS 14 इसके बारे में क्या बोला, तो AS 14 इसके बारे में बोल रहा है कि AS 14 आपको बता रहा है कि आपका ये आप 5 ईयर्स में से अमोर्टाइज कर दो, यानी कि सुटेबल बेसिस पे आपको अमोर्टाइज करना है। बट AS 14 का रिकमेंडेशन है कि आप इसे 5 ईयर्स में राइट ऑफ कर दीजिए। अब कोई बोले नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जो एक्स्ट्रा पे किया है अगेंस्ट दैट इट विल जनरेट कैश फ्लोज फॉर द से 15 ईयर्स, 15 साल तक है, तो उसके हिसाब से वो 15 साल में अमोर्टाइज करेगा। बट अगला बोलता है कि मेरे हिसाब से 5 ईयर्स में कर देना चाहिए। इट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, मैंडेटरी नहीं है, टू amortize goodwill over period not exceeding 5 years unless a somewhat longer period can be justified। तो बोला 5 साल में कर दो, यदि ऐसा लगता है कि 5 साल से ज़्यादा है तो जस्टिफाई करके दिखाओ। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इतना इस तरह का हमें बेनिफिट इसके अगेंस्ट मिलता रहेगा, तो वो चीज़ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप शुरू में देखे होंगे जब जियो आया तो लोग, रिलायंस पहले भी आया था और उसका नेटवर्क ख़राब था, बाद में ख़राब हो गया। तो जब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आया था तो जब उस समय लोगों को लगा कि ये जियो भी बेकार है, वैसा ही होगा, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि जियो ने तो रिलायंस का कहानी कायाकल्प जो बोलते हैं ना, काया पलट दिया इसका, मतलब पूरा चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली अब जो लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं अभी भी उनको दिख रहा है कि अब तो डेटा मार्केट ही चलेगा दुनिया में आगे जाकर, मतलब कि टेक्नोलॉजी बिना डेटा के तो यूजलेस है। सो दैट्स वाई आगे जाते हुए
इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है तो लोग आज प्रीमियम पे भी उसके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो दैट इज़ बिकॉज प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी, और आगे जो उसका दिख रहा है कि फ्यूचर में इसका वैल्यू और अर्निंग जो है और बढ़ेगा। तो कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्ट्स इसलिए इसे एक्स्ट्रा वैल्यू दिया जा रहा है। एनीवे 5 ईयर्स तक हमें इसे कंसिडर करना है, ये बात भी क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव आ सकता है। इसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कोई नोट्स कवरेज का ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिस्क्लोजर अब आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। AS 14 से यदि कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में बहुत सारा चीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सारा कवर्ड है, लेकिन डिस्क्लोजर वहाँ पे जनरली टीचर लोग नहीं कवर करते हैं। जनरली उन लोगों का फोकस रहता है चल भाई बैलेंस शीट बनाना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, बुक्स क्लोज करना है, लेजर बनाना है, PC निकाल देना है। तो डिस्क्लोजर वहाँ कहाँ कराते हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे नहीं कराते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आप समझ ही गए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये आपका एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्लोजर इन अ वेरी फर्स्ट ईयर है, ये भी याद रखिएगा, वेरी फर्स्ट ईयर। तो 3 तरीके से डिस्क्लोजर को बांटा गया। पहला आप जो देख रहे हैं ना कि कॉमन है ये, चाहे आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मतलब कि मर्जर हो या आपका परचेज हो, वो उसके लिए सेपरेट अलग से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है, वो बाद में होगा। पहले आपका रिक्वायरमेंट्स में आ गया कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये डिस्क्लोजर दे देना है। तो ये पहला पार्ट जो हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर का, वो आपका फर्स्ट जो ABCD करके आपको दिख रहा है, ये ABCD आपका रिक्वायरमेंट्स है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बात करेंगे दोनों केसेस में, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब कि मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो देख लीजिए पहला क्या है, पहला बता देता है नेचर ऑफ मतलब नेम्स एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस बताओ, मतलब कंपनी का क्या नाम था और उनका बिजनेस क्या चीज़ का था। जैसे क्वालिटी एंड वर्ल्स का मर्जर हुआ तो बताना पड़ेगा, क्वालिटी अलग थी, वर्ल्स अलग थी, बाद में एक नई कंपनी बनी क्वालिटी वर्ल्स एंड विच टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ क्वालिटी लिमिटेड एंड द वर्ल्स लिमिटेड। अब जो ये क्वालिटी वर्ल्स लिमिटेड है तो पहला बताएगा नेम्स क्वालिटी वर्ल्स, फिर उसका नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी आइसक्रीम बनाता है, ये भी आइसक्रीम बनाता है। अब कभी कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपका जो मर्जर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इसे अपने बोलते हैं कि हॉरिजेंटल ये आपका मर्जर है, ठीक है ना। अब वर्टिकल मर्जर भी होता है, सप्लायर और परचेजर के बीच में क्या होता है मर्जर होता है, तो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर होता है। तो कई तरीके से मर्जर है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि पहले नेचर बताइए, फिर इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन बताइए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज टू रिफ्लेक्ट द अमलगमेशन, आप कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, एंड पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम सैंक्शन अंडर ए स्टेट्यूट, मतलब कि जो स्कीम ये पास हुआ वो उसका रेफरेंस, लीगल रेफरेंस दे दीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये 2 एक्स्ट्रा आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे, यदि ये आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा तो। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में आपने शेयर से चुकाते हो आप, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्स देना पड़ता है, कितना शेयर्स दिया, एंड यदि आपने डिफरेंस, यदि आपका होता है ना कि डिफरेंस बिटवीन 5,000 लैक्स एंड 6,000 लैक्स मैंने बताया, तो यदि आपका डिफरेंस इन कैपिटल होता है तो डिफरेंस इन कैपिटल को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, आउट ऑफ द जनरल रिजर्व एंड द जो भी फ्री प्रॉफिट है उससे एडजस्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि उसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा। ये तो कितना शेयर आप इशू कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्स, एंड दूसरा आपका डिफरेंस यदि है बिटवीन द रिकॉर्डेड कैपिटल इन द ओल्ड कंपनी एंड द कैपिटल इशूड इन द न्यू कंपनी, ये बीच का डिफरेंस शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड, तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि उसको आपने कैसे ट्रीट किया। और यदि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो उस केस में आपने कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया वो बताना पड़ेगा,
ठीक है ना, कंसिडरेशन कितना आया, क्योंकि वहाँ पर आपका कंसिडरेशन मायने रखता है, और दूसरा आपका जो गुडविल आया वो कितना आया और उसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं आप। तो ये दो चीज़ आपको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब देखिए दोनों अलग है, गुडविल मर्जर में नहीं आता है, गुडविल परचेज में ही आता है, ठीक है। और कंसिडरेशन कंप्यूट करने की बारी वहाँ तो सीधा दे ही देता है कि भाई इतना हमारा शेयर इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की बात नहीं होता है, डिफरेंस होता है कि पहले क्या कैपिटल था अभी क्या कैपिटल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट द जनरल रिजर्व और द फ्री रिजर्व। तो बस ये हो गया आपका, और इसके अलावा कुछ नहीं है, सम्स है। तो ये पीसी कैलकुलेट करने का सम्स है, एक दो सम्स कर लेते हैं ताकि याद ताज़ा हो जाए आपका। आप पीसी ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में आपको, जब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज करेंगे तो पीसी कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड डिस्चार्ज कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस एज फॉलोज। तो कैसे चुकाया है वो भी देखना है अपने को। तो यहाँ पर चुकाया है, इशूड 42,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो पहला हम लोग यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो 42,000 इंटू 10 एट पार ही इशू कर रहे हैं, तो 4,20,000 हमें दिखाई दे रहे हैं ना कि यहाँ पे 4,20,000 का हो गया जो कि इक्विटी शेयर्स इशू किया है। एंड इशूड फुल्ली पेड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,70,000 ऑफ बी लिमिटेड एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कितने का, तो बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,70,000 का है और एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1,70,000 का 10% यदि अपने ऐड कर दें तो 1,70,000 का 10% ऐड करके रिजल्ट होता है 1,87,000, 187। It is agreed that the debentures of B Limited will be converted into equal number of amount of 13% debentures of A Limited। तो डिवेंचर होल्डर्स को जो हम लोग पेमेंट करते हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ परचेस कंसिडरेशन। वो तो हुआ कि हम लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परचेस कंसिडरेशन में ये दो ही होगा। एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट वाज गिवन, इसीलिए आपका यहाँ पर और कुछ होगा नहीं। 1,87,000 प्लस 4,20,000 ऐड कर दीजिए तो दिस इज इक्वल टू 6,07,000, 6,07,000 हो गया आपका यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन। तो अभी सॉल्व कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन शोइंग स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन। पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 42,000 इक्विटी शेयर्स, 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और किस कंपनी में है वो भी बोलना जरूरी है, ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड मैंने ए लिमिटेड। सो 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल वैल्यू इज 4,20,000, टोटल वैल्यू इज 4,20,000, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए करेंगे, लिखा हुआ है इट इज एग्रीड दैट 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द, इशूड कर रहे हैं 15% प्रेफरेंस शेयर्स, और 15% यानी कि क्या रेट से इशू कर रहा है, ऑफ ₹100 ईच। तो 1,87,000 का देगा, 1,87,000 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। एट पार ही इशू हो रहा है बट एक्सेप्ट कर रहा है एट ए प्रीमियम, तो ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 1870, ठीक है ना, 1870। तो आप लिखेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर्स 1870, यू शुड राइट
1870 15% preference shares in A Limited of rupees 100 each तो 1,87,000 टोटल आप कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 4,20,000 प्लस 1,87,000 6,07,000 तो आपका पीसी निकल आया 6,07,000 होगा। नरेशन में आप ये बात मेंशन करोगे, नोट करके लिखोगे, नरेशन बोल रहा हूँ, नोट में लिखोगे कि पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स is not included in purchase consideration. Purchase consideration includes payment only to equity shareholders, equity and preference shareholders. इन दो को ही वो इंक्लूड करते हैं। तो पेमेंट में अपने को ये दो का ही लेना है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो अपने पेमेंट करेंगे सिर्फ वही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, A Limited and B Limited were amalgamated on and from 1st April 2017. A new company C Limited was formed to take over the business of the existing companies. तो एक नया कंपनी बन गया C Limited जो कि इन लोगों के एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले लिया। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ A Limited and B Limited एज ऑन 31 मार्च 2017 आर गिवन बिलो, और समराइज्ड बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए बैलेंस शीट को अपने छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 10% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ A Limited and B Limited are discharged by C Limited, issuing such number of 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest। यानी कि ये अच्छा पॉइंट हो गया। बोल रहा है कि आपको डिवेंचर होल्डर्स को उतना ही शेयर डिवेंचर्स देना, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा बट नंबर में चेंजेस आ जाएगा, तो ये इसलिए अच्छा पॉइंट हो गया। यदि पॉइंट 1 हम लोग सॉल्व करें कि डिवेंचर होल्डर्स का लायबिलिटीज कितने पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखो कितना होगा, बता दे रहा हूँ। 10% डिवेंचर्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है 60 लाख का डिवेंचर्स है, लैक्स में है तो रुपीज़ इन लैक्स। तो 60 लाख का 10% कमाई कितना होता है बता दो। मतलब 60 लाख का सर कमाई होता है 6 लाख, और 30 लाख का 10% कमाई कितना होता है सर 3 लाख। रेट अभी यही 6 लाख का कमाई अब अपने को नया रेट से करना है 15% के रेट से, तो 15% के रेट से डिवाइड करोगे ना तो फेस वैल्यू आ जाएगा, और ये 3 लाख को 15% के रेट से डिवाइड करो, यू विल गेट द फेस वैल्यू। देखो ना कितना आता है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 15% 40 लाख। यानी जब नया कंपनी में रिकॉर्ड होगा ना ये डिवेंचर्स, तो डिवेंचर होल्डर्स वर एक्सेप्टेड एट 40 लैक्स। ए लिमिटेड का डिवेंचर्स को 40 लाख पे एक्सेप्ट किया। पीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, परचेस कंसिडरेशन कंप्यूटेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप लायबिलिटीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करोगे ना न्यू कंपनी में, तो वहाँ पर आप ये 60 नहीं दिखाओगे, 40 ही दिखाओगे, क्योंकि वो 40 पे एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये 3 है तो इसका आ जाएगा 20 लाख। तो ये हो गया पहला नंबर पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। हम लायबिलिटीज लेते समय कितना लेना है वो बात हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 150 पर शेयर, फेस वैल्यू 100। नंबर वही रहेगा, दाम 150 हो गया। तो आप देख लो कि पहले तो नंबर कितना है। तो यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, 300 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है और यहाँ पर 2 लाख है।
यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2 लाख, नंबर्स बोल रहा हूँ मैं, तो 3 लाख इंटू 150 कर देंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दे रहा है आपका निकल आएगा। तो पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दे रहा है 450। तो बोला 450 कैसे आया, बोला 3 लाख इंटू 150, 3 लाख इंटू 150 450 लाख। और वही बी लिमिटेड के लिए क्या आएगा वो निकालेंगे। तो बी लिमिटेड के लिए रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो बी लिमिटेड का आपका टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है कितना वो देख लीजिए। तो उसका प्रेफरेंस शेयर्स था 2 लाख, 2 लाख इंटू 1.5 यानी कि 3 लाख, यानी 300 लाख, 300 लाख। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये पीसी निकालते समय हमें चाहिए। अभी अगला यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहा है यदि वो बोल दिया तो हमारा पीसी निकल आएगा। सी लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। चलो पहले ए का सॉल्व कर देते हैं। तो ए का देखो मैंने ग्रीन कलर से जो किया है वही आपका प्रेफरेंस परचेस कंसिडरेशन में आएगा। ये रेड इंक वाला जो है ये नहीं आएगा, ये तो लायबिलिटीज किस भाव पर एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी है कितना, यहाँ पर है 8 लाख इक्विटी, यहाँ पर है 7.5 लाख इक्विटी। कैसे आया आप मतलब कि आप 100 रुपीज़ का सॉरी है तो 100 से डिवाइड कर दिए। तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 8 लाख का इक्विटी है। यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 7.5 लाख का 7.5 इक्विटी है। अब 8 लाख इक्विटी है तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई एक के बदले में 5 दे रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। और इसका था 7.5 लाख और एक के बदले में कितना दे रहा है, एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी इसको 4 दे रहा है। द शेयर्स आर टू बी इशूड एट 30, थैंक गॉड यहाँ पर आपको बता दिया कि अल्टीमेटली 30 रुपये इसका रेट होगा, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर, रिकॉर्डेड एट पार बोल देता ना तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करते, रिकॉर्डेड एट पार नहीं बोला है तो दैट्स वाई एट द रेट ऑफ 30 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ 30। तो आपको यहाँ पर निकल कर आएगा 8 इंटू 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 1200 लाख। और यहाँ पर निकल कर आएगा 7.5 इंटू 4 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना, 900 लाख। तो आपका पीसी निकल आया। पीसी हो गया आपका परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू 450 प्लस परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू 450 प्लस 1200 यानी कि आपका हो गया 1650। वैसे ही आप इसके लिए निकालेंगे 300 प्लस 900, इसके लिए हो गया 1200। तो ये हो गया आपका परचेस कंसिडरेशन 1650 फॉर ए लिमिटेड एंड 1200 हो जाएगा बी लिमिटेड के लिए। आपको बनाना क्या, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2017 आफ्टर द अमलगमेशन हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो जब पीसी निकाल लिया बाकी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप पीसी मैंने सॉल्व कर दिया और साथ में ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें आपको ये देखना था कि आखिर ये आपने जितना भी सम्स किया होगा उसमें ऐसा नहीं आया होगा एक बार भी कि अगला डिवेंचर्स के लिए क्या लाइबिलिटीज़ होगा। इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मेरे को अच्छा लगा। तो जब आप लाइबिलिटीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ना तो आप लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे ए लिमिटेड में डिवेंचर्स 40 लाख और बी लिमिटेड के लिए डिवेंचर्स 20 लाख ही लेंगे। यदि आप गलती से कुछ और लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालोगे वो गलत आएगा। तो आपको वैसे नहीं करना चाहिए। आपको कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। तो जस्ट प्रोसीड लाइक दिस, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और आगे सम्स मेरे को करना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर यहाँ पर है। तो ये वाला में भी पीसी निकाल देते हैं। पीसी का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जा रहा है आपका, तो बस ये पीसी कैलकुलेट करके छोड़ देंगे और इसमें करने लायक मेरा कुछ है नहीं। आपको भी ठीक लग रहा होगा परचेज कंसिडरेशन निकालने में। नंबर 2 का मैंने पीसी यहीं पर कर दिया है, रफली अलग से करके नहीं दिखाया। आप अलग से कॉपी में बना सकते हो, मैंने तो वैसे यहाँ पर कर दिया था। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहीं करके दिखाऊंगा, अलग से नहीं करूँगा। यहाँ पर है आपका ऑन 1 अप्रैल 2018 टीना लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रीना लिमिटेड एंड डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज, ठीक है। इशूड 50,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 5 पर शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रीना लिमिटेड, यानी 50,000
शेयर्स है आप देख सकते हैं। तो 50,000 शेयर्स में आपको क्या करना है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना 15 रुपीज़ से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए ये हो गया। 50,000 इंटू 15 रुपये करके अपने किए तो दैट कम्स टू 7.5 लैक्स। फिर लिखा हुआ आपका यहाँ पर कैश पेमेंट ऑफ 50,000 वॉज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रीना लिमिटेड। कैश पेमेंट कर दिए 50,000 रुपये का, वॉज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रीना लिमिटेड। तो यहाँ पर यदि आप कैश पेमेंट 50,000 का करते हो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रीना लिमिटेड तो उस केस में ये भी आपका पीसी में ही आ जाएगा। तो ये 50,000 ले लेंगे, ठीक है। आगे और है इशू 200 फुल्ली पेड 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ रीना लिमिटेड। तो 2,000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख रुपए ये भी आ गया। तो 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहा है, 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो टोटल उधर में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना दे रहा है 8 लाख और इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 लाख 10 लाख और डिवेंचर होल्डर्स को तो अपने लेते ही नहीं है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाज देयर फॉर पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। तो दैट्स वाई अपने यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस 2 10 लाख रुपए इज द परचेज कंसिडरेशन। बहुत आसान है, जो सम्स का लेवल आपने किया हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ईजी है। तो बस मैंने जैसा बताया एज पर प्रॉमिस मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिया है। आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 5, 6 डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। 5 है डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमलगमेशन के केस में। याद रखिएगा जनरल तो बताना ही है, साथ में अमलगमेशन यदि होगा तो परचेज नेचर के होने से एडिशनल और यदि मर्जर नेचर होने से एडिशनल। और जब कुछ नहीं बोला है यहाँ पर कि कौन सा नेचर है तो दोनों बोलना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने मार्क किया वही है। क्वेश्चन नंबर 6 में A लिमिटेड इज अमलगमेटिंग विद B लिमिटेड, दे आर अनडिसाइडेड ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज कि कौन सा मेथड फॉलो करेगा। तो आप बोलोगे एडवाइस कर रहे हो 5 कंडीशन चेक करा दो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। इफ 5 कंडीशन सेटिस्फाइड बोलना पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करो, इफ कंडीशन फेल्ड बोलना परचेज मेथड फॉलो करो, बस। और फिर से आपको पीसी निकालने के लिए दे दिया। तो सो सिंपल, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके एडवांस लेवल पर, बट फिर भी आप ये एस करके एक फटाफट से रिवीजन कर लिया, पीसी निकालने पे फिर से जोर दे दिया। और साथ ही साथ यदि एग्जाम में आपको डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो भी आप कर पाओगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।